हसबुल्ला और इसराइल दो ऐसे नाम हैं जिनका सुनकर दिमाग में एक ही लफ्ज़ आता है, जंग। इसराइल और हसबुल्ला के दरमियान शदीद दुश्मनी पाई जाती है, जिसकी वजह से हसबुल्ला और ईरान से जुड़ी बड़ी शख्सियत की मौत होती रहती है। इसराइल और हसबुल्ला के ताल्लुकात मज़ीद कशीदगी का रुख अख्तियार करेंगे। इसकी पेशगोई करने से पहले हमें इसके इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नज़र डालनी होगी। 2006 में भी इसराइल और हसबुल्ला के दरमियान एक बड़ी जंग हुई थी और अब फिर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक जंग के करीब पहुंच चुके हैं। इस मुमकिन जंग में एक तरफ इसराइल की फ़ज़ाई इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ हसबुल्ला के पास मौजूदा मिसाइलों का अंबार और ड्रोन्स हैं। दोनों के दरमियान मुमकिन जंग का मंजर कैसा होगा, ये जानने के लिए हमें दो अवामर पर नज़र डालनी होगी। पहली ये कि जुलाई 2006 में होने वाली जंग में क्या हुआ था, और दूसरी ये कि इसराइल और हसबुल्ला के दरमियान 10 महीनों से जारी क्लैश में हुआ क्या था। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल की फ़ज़ाई ताकत हसबुल्ला के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और इसके सबब लबनान में बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन ये भी सच है कि गज़ा में इसराइल अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और इस सबब इसके फ़ौजी दिन ब दिन कम हो रहे हैं। जहाँ तक हसबुल्ला की बात है तो अब तक 3 बड़े रहनुमाओं समेत इसके 350 से ज़्यादा फ़ौजी इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मारे जा चुके हैं। हसबुल्ला के पास शाम में जंग लड़ने का तजर्बा मौजूद है, जिसके सबब इसके फील्ड कमांडर को भी काफ़ी तजर्बा हासिल हुआ है। हसबुल्ला को ईरान की हमायत हासिल है और वहीं इसे माली और मिलिट्री मदद भी मिलती है। हसबुल्ला को अमेरिका, बरतानिया और कुछ अरब रियासतों ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। लबनानी हुकूमत हसबुल्ला को इसराइल के खिलाफ जंग करने वाले एक ग्रुप की हैसियत से देखती है। मुल्क में हसबुल्ला को एक सियासी जमात की हैसियत भी हासिल है और पार्लियामेंट में भी इसकी नुमाइंदगी मौजूद है। 2006 में भी इसराइल और हसबुल्ला के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग छिड़ गई थी, जब हसबुल्ला ने 8 इसराइली फ़ौजी हलाक किए और 2 को अगवा कर लिया था। हसबुल्ला की जानिब से इसराइली फ़ौजियों को रिहाई के बदले में अपने फ़ौजियों की रिहाई का मुतालबा किया गया था। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर इसराइल और हसबुल्ला के दरमियान एक और जंग छिड़ जाती है तो इसराइल को 2006 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस जंग के दौरान इसराइल ने न सिर्फ लबनान में फ़ज़ाई हमले किए थे बल्कि वहाँ फ़ौज भी उतारी थी, लेकिन इन सब के बावजूद इसराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा था। ना वो अपने फ़ौजी रहा करवा सका था और ना ही हसबुल्ला की मिलिट्री ताकत को कुचल सका था। 2006 में 34 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग 11 अगस्त को यूनाइटेड नेशन की एक करारदाद के सबब ख़त्म हुई थी। जैसे ही इसराइल ने अपने ऑपरेशन बंद किए, वैसे ही 14 अगस्त की सुबह हसबुल्ला ने भी इसराइल पर हमले करना बंद कर दिए थे। हसबुल्ला और इसराइल पर अब भी यूनाइटेड नेशन की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। हसबुल्ला पर तनकीद इसलिए की जाती है कि इसने वेपन्स का ज़ख़ीरा कम नहीं किया, जबकि इसराइल पर तनकीद की वजह यह है कि इसने अभी भी लबनान के इलाके पर कब्जा किया हुआ है और अक्सर मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता रहता है। लबनान और इसराइल के दरमियान झगड़ा 8 अक्टूबर को उस वक़्त शुरू हुआ था जब हसबुल्ला ने इसराइली मोर्चों पर निशाना बनाया था। हसबुल्ला की जानिब से कहा गया था कि ये हमले इसने गज़ा में इसराइली बमबारी के बदले में और गज़ा की हमायत में किए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने जनूबी इसराइल पर हमला किया था और इसको ऑपरेशन स्टूम अल अक्सा का नाम दिया था। इसराइल की जानिब से हमलों के जवाब में गज़ा में ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो कि अब तक जारी है। हसबुल्ला ने ऐलान किया था कि वो इसराइल के खिलाफ महाज उस वक़्त तक खोले रखेगा जब तक गज़ा में जंग बंदी नहीं हो जाती। हसबुल्ला और इसराइली फ़ौज कई मरतबा कह चुके हैं कि वो जंग के लिए तैयार हैं। فكر العدو أن يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط। उसी दौरान इसराइल ने धमकी दी थी कि हसबुल्ला से जंग की सूरत में वो लबनान को पत्थर के ज़माने में वापस भेज देगा। UN रिपोर्ट के मुताबिक हसबुल्ला और इसराइल के दरमियान क्लैश के सबब सरहदी इलाकों में 90,000 से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए हैं। इनमें से अक्सर का तल्लुक लबनान से है। हालिया में सेटेलाइट से ली गई तस्वीर से मालूम होता है कि जनूबी लबनान में 3200 से ज़्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। दूसरी जानब इसराइली मीडिया का कहना है कि मुल्क के शुमाली हिस्से में 1000 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूके मिलिट्री एक्सपर्ट्स जस्टिन क्रैम्प कहते हैं हसबुल्ला शायद इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इनके मुताबिक
حزب اللہ کے پاس اب بھی وہ سب موجود ہے جو اس کے پاس 2006 میں تھا، بس اس کے پاس ان ہتھیاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ CIA کے مطابق حزب اللہ کے پاس اب بھی 1.5 لاکھ بارودی گولے اور میزائل موجود ہیں، جبکہ ان کے فوجیوں کی تعداد 45,000 سے زیادہ ہے۔ ماضی میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ فوجی موجود ہیں۔ جولائی 2006 میں اسرائیل سے جنگ کے دوران حزب اللہ نے بڑے پیمانے پر کٹوشز، گریڈ راکٹس، اینٹی ٹینک میزائل کا استعمال کیا تھا۔ اس دوران حزب اللہ کے فوجی رشین میزائل استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے۔ حزب اللہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ اس کے پاس کتنے اور کون سے میزائل موجود ہیں۔ یہ سب تب معلوم ہوتا ہے جب اس کے فوجی ان میزائلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ حال ہی میں لی گئی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کی موجودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ایران ہے، جو کہ اس کو عراق اور شام کے ذریعے ہتھیار سپلائی کرتا ہے۔ ان ہتھیاروں میں 2006 سے حزب اللہ کے پاس ایک علیحدہ ڈرون یونٹ موجود تھی، لیکن وہ ملٹری ڈرونز تھے۔ لیکن اب وہ زیادہ تر انحصار کمرشل ڈرونز پر کرتے ہیں، کیونکہ جنگوں میں اب ڈرونز مرکزی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے صحافی الحزنی کہتے ہیں کہ کمرشل ڈرونز کو بآسانی جام کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس ملٹری ڈرونز بھی موجود ہیں، جن کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی مدد سے وہ شمالی اسرائیل میں موجود فوجی تنصیبات کی جاسوسی کرتے ہیں۔ کچھ سمے پہلے اسرائیلی میڈیا پر حزب اللہ کے ایک ڈرون کے حوالے سے بتایا گیا تھا، جو کہ ایک ایرانی شہید 101 قسم کا ڈرون تھا، جو کہ اڑان بھرتے ہی سائلنٹ موڈ پہ چلا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس ڈرون کے ریڈار کی مدد سے پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑتا۔ حزب اللہ کے قریبی ذرائع کے مطابق ان ڈرون کا استعمال ماضی میں یمنی اور عراقی گروپس بھی کر چکے ہیں۔ 2006 اور آج کے حزب اللہ میں بھی کافی فرق ہے۔ اسرائیل کے پاس سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے سے اسرائیل کے اندر ایک ڈرون بھیجنا اور سینسٹیو معلومات نکالنے سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ نے کچھ سبق سیکھے ہیں اور اسرائیلی ٹیکنالوجی سے نپٹنے کا راستہ بھی نکالا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی جہازوں کو لبنانی فضائی حدود سے باہر جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ شاید حزب اللہ کے پاس وہ ہتھیار بھی موجود ہیں جو یمن میں حوثی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ تمام ہتھیار جو حماس اور حوثیوں کے پاس موجود ہیں وہی ہتھیار حزب اللہ کو بھی میسر ہوں گے۔ یہ تمام گروپس اپنے ایکسپیریمنٹس، ٹیکنالوجی اور ویپنز آپس میں شیئر کرتے ہیں، لیکن حزب اللہ ان تمام گروپوں میں سب سے زیادہ جدت اور ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ امر سعد کہتی ہے کہ جنگ کے حوالے سے کوئی بھی پیشگوئی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جنگ کن حالات میں ہو رہی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ماضی میں یونٹی آف ایرینس جیسی کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ ایکسس آف ریزسٹنس ایک متحد گروپوں کا مجموعہ ہے جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ تمام گروپ اپنی الگ الگ پہچان بھی رکھتے ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس میں حماس، اسلامک جہاد، یمنی حوثی، حزب اللہ اور عراقی گروپ شامل ہیں۔ یہاں یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ تمام گروپ حزب اللہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں ساتھ دیں گے یا نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ایران کی منسٹری آف فارن افیئر نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اسے لبنان میں کسی بھی حملے کی صورت میں غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جولائی 2006 کی جنگ اور اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں کے بعد وہ وقت بھی گزرا ہے جس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدیں پرامن رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں آنے والے وقت کی تیاری نہیں کر رہے، یا شاید وہ وقت اب جلد آنے والا ہے۔